बीस्ट, तुम्हें किंग बुला रहा है। सियाह गाड़ी के शोर के साथ रुकने और उससे ब्लैक हुडी में हाथ में खंजर पकड़े बीस्ट को देखते ब्लैक किंग का आदमी भागते हुए उसके सामने आया और मुअद्दब से बोला। सईद ने अपनी नजरें उठाईं और उसके सर को देखा। ये उसकी रुकावट थी अंदर बढ़ने की। किंग, वो बुड़बुड़ाया और दूसरे ही लम्हे हाथ में मौजूद खंजर उसकी साइड गर्दन के अंदर खोप कर उसे गोल घुमा दिया। मेरी शहजादी को कुछ हुआ तो इससे बुरा हाल किंग का होगा। वो उसके धड़ धड़ फवारों की सूरत निकलते सुर्खून से भीगता सर को पकड़कर झटका दिया और खींचकर हड्डी को खटाक की आवाज से तोड़ते हुए नीचे फेंक कर उस आदमी के चेहरे पर अपना बूट मसलने लगा। आस पास खड़े गार्ड जो इतने साल ट्रेनिंग के दौरान उसकी मिसालें सुनते तजस्सुस रखते थे, बीस्ट को देखने का, उसकी दरिंदगी देखकर सांस रोके जमीन पर पड़े अपने साथी को खौफ से देख रहे थे। डर कर उन्होंने हथियारों का मुंह उसकी तरफ कर लिया। क्या वो सच का हैवान है? सबके दिल में एक ही बात थी जब सईद ने चेहरे से हुडी हटाई और घर और उसके चारों ओर खड़े आदमियों को देखा। उसकी लहूनुमा भूरी आंख वहां मौजूद सबकी आंख में चमकती उन्हें हरासा कर गई। उसके चेहरे पर पड़े साइड कट जब वो आम इंसान बनता तो पुरइसरार बन जाते और जब वो हैवान का रूप लेता तो हैवानी शक्ल इख्तियार कर लेते। वो आगे बढ़ा भागने के अंदाज में और बंद दरवाजे को लात मारकर खोलते अंदर दाखिल हुआ। जमान की सांसें खुश्क हो गईं और झटके से सोफे से उठकर दरवाजे की सिमत आहट से पहचानता नफी करने लगा। बीस्ट, मैंने कुछ नहीं किया तुम्हारी ब्यूटी के साथ। वो किंग उठाकर ले गया उसे। मुझे मजबूर किया ब्यूटी को वहां से लाने के लिए। उसने मेरे बच्चों को किडनैप करवाया था और मुझे ब्लैकमेल किया। मैं सच में ऐसा नहीं हूं। मैंने तो तुम्हें अपने बच्चों की तरह पाला है। वो बेरब्त बोलता अपनी फूली सांसें दुरुस्त करने लगा। शहजादी कहाँ है? भारी खौफनाक यकसर मुख्तलिफ आवाज में बोलता वो अपने कदम अंदर रखने लगा तो वैसे ही जमान ने कदम पीछे लिए। किंग तुम्हें बुला रहा है बीस्ट। जमान का आदमी उसके सामने खड़ा होता धाड़ा। उसका नहीं, सबका यही पैगाम था। जितने भी यहां मौजूद थे सबकी आंखों में यही बीस्ट के लिए पैगाम था। जबकि जमान की खौफजदा नजरें कभी नूरुल ऐन पर जाती तो कभी सईद के हाथों में मौजूद टिप टिप खून की बूंदें गिराते खंजर पर। कोई उससे लड़ नहीं रहा था। मतलब साफ था, ये जमान के लिए नहीं, गार्ड ये किंग की तरफ से बीस्ट को लाने के लिए थे। सईद ने फिर से उस सियाह फार्म को देखा। उसने हाथ बढ़ाकर उसकी गर्दन में बाजू डालना चाहा कि वो बिदक कर पीछे होता अपने हाथों से बचाव करते मुक्के सामने करता फाइट की दावत देने लगा। अभी सईद ने फैसला भी नहीं लिया था कि उस हॉल नुमा रूम की फिजा में फायरिंग की आवाज शिद्दत से गूंज उठी और निशाना वो था जो बीस्ट से लड़ने के लिए आया था। गोलियों से छलनी वो लहूलुहान होकर जमीन पर गिरा और ढेर हो गया। बीस्ट के देखने पर वो मुअद्दब से सर को खम देने लगे। बीस्ट, ये है तुम्हारी शहजादी, ये रही। जमान ने बौखलाकर खौफ से झटके से खींचकर नूरुल ऐन को उसके सामने किया। सईद ने नजरें उठाकर उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों के सामने नूरुल ऐन का मासूम खौफजदा चेहरा घूमा और अब उसकी जगह ये लहूलुहान बेजान वजूद देखते उसका खून उसकी रगों में ठोकरें मारने लगा। ये मेरी शहजादी नहीं, वो भारी सर्द आवाज में कहता उसकी तरफ कदम उठाने लगा और जमान कदम कदम मौत को अपनी तरफ बढ़ते देखकर नूरुल ऐन को घसीटता पीछे होने लगा। अगर बीस्ट मुझे कुछ हुआ तो मैं इसे खत्म कर दूंगा। वो अपनी गन नूर की थोड़ी में टिकाए धाड़ा। रास्ते से हटो, मुझे जाने दो बीस्ट, वरना मैं इसे मार दूंगा। वो नहीं मिलेगी तुम्हें ब्यूटी, वो किसी की नहीं हो सकती, सिर्फ मौत के अलावा। वो मेरी नहीं, तुम्हारी नहीं, किंग की भी नहीं, किसी की नहीं, वो हजियानी अंदाज में कहकहे लगाते हुआ बोला जा रहा था। वो मर जाएगी देखना, या उसे बचाते तुम मर जाओगे, पर दोनों कभी साथ नहीं जी सकते, क्योंकि यहाँ वहशत है, दश्ते वहशत, जिसमें कभी दो वजूद नहीं रह सकते। वो हूर है और तुम बीस्ट, तुम दोनों का कोई जोड़ नहीं। हा हा हा, कोई जोड़ नहीं। मुझे मारकर तुम्हें कुछ हासिल नहीं होने वाला बीस्ट, कुछ नहीं, क्योंकि मैं
तबाह कर चुका हूं तुम्हें। तुम्हारी शहजादी, शहजादा कहते, जहन्नुम में चली गई, जहां सईद नहीं वहशतों की आग जलाएगी उसे। वो पागल हो गया था, खौफ से उसका दिमागी तवाज़न पल में बिखर गया था। वहशत ने उसे पागल कर दिया और वो गन को देखता, सईद को देखता तो कभी अपने पास मौजूद नूरुल ऐन को देखता। मुझे ब्यूटी चाहिए, मुझे ब्लाइंड ब्यूटी, वो बच्चों की तरह चिल्लाने लगा और नूरुल ऐन को गुस्से और कहर से नीचे फेंका ही था कि एक जस्ट में सारा फासला मिटाते सईद ने उसे थाम लिया। वहां मौजूद सब जमान की हालत शॉक्ड होकर देख रहे थे, जबकि सईद बेड पर पड़ा नूरुल ऐन का पीच कलर का लिबास, पास पड़ा मौलवी का मुर्दा वजूद देखता, फिर से हंसते खिलखिलाते जमान को देखने लगा, जो ब्यूटी की बातें खुद से करता पागल हो रहा था। तुमने मुझे मारा, मेरे भाई को मारा, मैंने तुमसे तुम्हारी ब्यूटी छीन ली। हा हा हा, वो चली गई, उसे लेकर चला गया वो देव। वो कहकहा लगाता सईद को देखता हुआ बोला। नूरुल ऐन? सईद ठहर ठहर कर अपने हसार में बेजान पड़ी नूरुल ऐन के वजूद को देखता, उसे पुकारने लगा। वो उसकी हालत पर एक नजर डालता, उसका जला हुआ मुंह, सुर्ख आंखें, चेहरे पर पड़े निशानात को देखता, आंखें मीच कर उसका सर सीने से लगा गया। उनकी वजह से इस मासूम की ये हालत हो गई थी, उनकी वजह से वो इस कदर दरिंदगी का निशाना बनी थी। नम आंखों से देखते सईद ने झुककर उसके माथे पर बोसा दिया। उसे लगा सामने उसकी सिमी है और वो कई साल फिर पीछे चला गया है। नूर, आंखें खोलो बेटा। वो उसे सोफे पर डाले अपनी देर और शहजादी की दूरी पर खुद टूटा हुआ था, पर उसकी तकलीफ तो मजीद नूरुल ऐन की हालत देखकर बढ़ गई थी। उसके गाल पर उंगलियां रखकर उसका चेहरा थपथपाने लगा। वो नूरुल ऐन थोड़ी थी, ना ही सिमी ना ही मुस्कान थी, जो ये सब बर्दाश्त करती और हंसती रहती। उन जैसा दर्द तो अभी उसने बर्दाश्त नहीं किया था। उसने वो तकलीफ कहाँ देखी थी जो उस वहशत की शहजादियों ने देखी थी। पर वो जानता था उसके मासूम वजूद ने अभी भी बहुत से जुल्म बर्दाश्त किए हैं। उसके मुंह में पड़े बॉयल पानी का दर्द तो सईद सह चुका था, कितनी तकलीफ देता था। जब भी उन्हें कोई हार्ड ट्रेनिंग देनी होती थी तो ऐसे ही तो उनकी आवाज बंद रखते थे। ना इस दर्द से बचते, ना ही उस दर्द से। सईद ने लहू हैवानी आंखों से मुड़कर जमान को देखा, जो उसे ही देख रहा था। कहर जमान, तुम जमाने पर कहर थे तो मैं तुम सब का बादशाह, दुनिया का बीस्ट हूं। वो चलता जमान के सामने रुका। यकायक उसका वजूद ऐसे फैला था या जमान को लगा जैसे उसके सामने कोई बिफरा हैवान आकर खड़ा हो गया है। जमान ने खौफ से कदम पीछे लिए। आग बिछाओ यहां, उसने वहां मौजूद आदमियों को हुक्म दिया, जो फुर्ती से उसके हुक्म पर अमल करते वहां लकड़ी की बड़ी कुर्सियां और मेज उठाकर तोड़ते हुए उसे ढेर करके दूसरे मट्टी का तेल उठा लाए किचन से, और देखते ही देखते वहां आग शोला बनकर भड़क उठी। जमान कभी भड़कते शोलों को देखता तो कभी सईद को। उसे दोनों में कोई फर्क नजर नहीं आ रहा था। सईद ने हाथ बढ़ाकर उसकी जेब से मोबाइल निकाला और वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन की। मैं हूं बीस्ट, सईद आलिम। उसने अपना चेहरा सामने किया रिकॉर्डिंग में, ताकि दुनिया जुस्तजू से बच सके। जब भी उनके जहन में बीस्ट आए तो सईद आलिम का चेहरा फौरन ही लहरा जाए, ना कि वो मायूस हों कि बीस्ट उन्होंने देखा ही नहीं। मैं वही बीस्ट हूं जिसने दरिंदगी फैलाई, क्योंकि मुझे उम्मीद नहीं थी किसी से कि कोई इंसाफ करेगा। मुझे खुद से उम्मीद थी कि मैं इंसाफ करूंगा, और मैंने किया। मैंने अपना कानून बनाया और ये बना रहेगा हमेशा। मैं इस कानून को खत्म नहीं करूंगा। इसके लिए चाहे बुरहान अलवी आए, चाहे कोई भी। अगर तुम सबको इंसाफ देना होता तो आज से कई साल पहले सईद आलिम और उस जैसे हजारों गुमशुदा बच्चों की फाइल लावारिस होकर बंद न की होती। कोई मासूम ना जली होती आग में। मेरी वहशत कभी खत्म नहीं होगी, और मैं आऊंगा जब जब मुझे लगा मेरा आना जरूरी है। तब तब मेरी वहशत दुनिया देखेगी। वो कहकर रुका और मोबाइल का कैमरा आंखें फैलाए खड़े जमान के सामने किया। कौन मिला हुआ था तुम्हारे साथ कहर जमान? उसने उस दहशत गर्द से दहाड़ते हुए पूछा जिसने खुद
इस वजूद को जन्म दिया था, आज उससे ही खौफज़दा था। कमिश्नर कमिश्नर मिला हुआ था, जमान ने जल्दी से बताया। सब कुछ बताओ। वो गिरजा। कमिश्नर ने मदद दी थी, बल्कि उसने ब्लास्ट का कहा था ब्यूटी और बीस्ट को हासिल करने के लिए, बुरहान अलवी और उसकी फैमिली को तबाह करने के लिए, उसकी बेटी पर फायर। पर मैं अपने बीस्ट से गद्दारी नहीं कर सकता था। मुझे जितनी सपोर्ट दी कमिश्नर ने, मैंने उससे कम किया और सिर्फ बीच में जो आया उसे हटाकर अपनी ब्लाइंड ब्यूटी को हासिल किया, बस। उसने अकलाते हुए सारी हकीकत उस रिकॉर्डिंग में बयान की, जिसे सईद ने खामोशी से ब्रिगेडियर और बुरहान अलवी के नंबर पर सेंड कर दिया और मोबाइल उस भड़कती आग में फेंक दिया। जिस तरह जमान का मोबाइल जल रहा था, जमान को खौफ सा आया। उसने थूक निकला। हिम्मत कैसे हुई मेरी जिंदगी में फिर से आने की, मेरी शहजादी को छूने की। आगोश में है वो तुम्हारे, करीब है वो तुम्हारी है वो, तुम उसे छीन लोगे। दफातन किसी को समझने का मौका दिए बगैर उसने पूरी कुव्वत से दोनों हाथों के पंजे उसके कानों पर मारे कि ठा के साथ ही उसके नाक मुंह से खून के फवारे फूट निकले। सर पूरा घूम गया, नजरें धुंधली सी और कान के पर्दे फट गए थे। वो एक बार पर लहराने लगा। मेरी शहजादी के ख्वाब देखोगे? उसने गुर्राते हुए उसके कान मुट्ठियों में जकड़े और अगले ही लम्हे खींच कर नोचे कि दर्दनाक चीखों के साथ वहां मौजूद सब ने नजरें आग पर टिका दी। सबकी रूह बिलबिला उठी। खौफ की सर्द लहरें उनके वजूद में हलचल मचाने लगी तो किसी की टांगें लरस गईं। कोई थूक निगलता अपने कान महसूस करने लगा। इन कानों से सुना होगा तुमने उसे, कहर जमान। इन कानों से तुमने उसकी बातें सुनी। वो गरजता हुआ बोला और लहू आंखों से उसके नोचे हुए कान आग में फेंके। यही वो आंखें हैं ना जो उसके ख्वाब देखती हैं। वो जमान के हाथों की पड़पड़ाहट नोचने की कोशिश नाकाम करता उसकी आंखों को देखने लगा। इन्हीं आंखों से तुमने शहजादी की बहन को अजियत दी। वो गुर्राया और भारी हाथ का पंजा बनाकर जमान की आंख नोच कर निकाली। एक गोल पत्थर की मानंद सुर्ख मादे से लिपटी वो गलीज आंख नीचे गिरी, जिस पर सईद ने अपना बूट रखकर मसल दिया। आ आ वो कर्बनाक चीखें मारने लगा और सामने खड़े गार्ड की तरफ हाथ बढ़ाकर उनसे मदद लेने लगा। मुझे बचाओ, ये हैवान मार डालेगा। मैं तुम लोगों का बॉस हूं, मुझे बचाओ। वो चीखें मारता दूसरी आंख से अपना बहता खून देख रहा था, पर उस हैवान की मौजूदगी में किसी में हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि उसकी सिमत बढ़े। उसका हाल देखकर उनके पांव जैसे सुन साकित पत्थर के बन गए थे। कई की तो सांसें चढ़ गई थीं जब उन्होंने बूट से मसली आंख देखी और कहर जमान के चेहरे के नोची आंख का गढ़ा वो एक भयानक शक्ल इख्तियार कर चुका था। तुम नजर डालोगे सईद की इज्जतों पर? तुम लोग मुझे अजियतें दोगे? तुम लोग मुझसे मेरी शहजादी छीनोगे? बीस्ट का खौफ सिर्फ दुनिया पर नहीं, जमान किंग की नस नस में बसता है। वो कहकहा लगाता हुआ बोला और उंगलियां उसकी दूसरी आंख में खोप दी। जमान के सुन दिमाग के पर्दों पर वो लड़का लहराया जो खौफजदा सा होता था, जिसे टॉर्चर सेलों में रखकर हैवान बनाया गया था, जिसके हाथ में सबसे पहले सईद आलिम नाम का खंजर उसने थमाया था। किंग तो बाद में, सबसे पहले तो कहर जमान ने उसे कत्ल करना सिखाया था, और आज वही दरिंदा उसके सामने खड़ा, उसकी गढ़े नुमा आंखों में दोनों उंगलियां फंसाए खून से लहूलुहान सईद आलिम के नाम से बना खंजर उसके ही सीने को चीरने लगा था। नहीं, उसे जब सईद ने जमीन पर फेंका तो जमान हाथ पांव मारता चिल्लाया, जबकि अब सईद उसके सीने पर बूट रखकर बेल्ट से खंजर निकालकर उसके मुंह में खंजर देता, सर के बालों को मुट्ठियों में जकड़े उसकी बाँछों से लेकर कानों तक चीरने लगा। ओह माय गॉड, इट्स टू मच तशद्दुद। जमान उसे नोचने लगा, फड़फड़ाने गुड़ गुड़ की आवाजें निकालने लगा, पर वो हैवान बना उसके सीने पर चढ़ा, उसके दोनों तरफ बाँछें चीर कर उसमें हाथ डालते जबान गुद्दी से खींच कर निकाली। हंसते हुए उसने इस लोथड़े को भी भड़कती निगलती आग में फेंका।
اس کا منہ 2 حصوں میں کھلا ہوا تھا۔ باہر شدید اندھادھند فائرنگ کی آوازیں آ رہی تھیں، جبکہ اندر وہ حیوان بنا ہوا تھا جو اب قہر زمان کی انگلیاں کاٹتا ہوا اس کے وجود کے ٹکڑے ٹکڑے آگ میں پھینک رہا تھا۔ قہر زمان، اب تمہیں معلوم ہوا ہوگا، قہر نہیں، وحشت بھاری ہے۔ پیٹھ پیچھے بیسٹ سے کھیلنے والوں کا انجام یہی ہوتا ہے۔ کہا لگاتا اس کے چرے ہوئے وجود سے اندرونی اعضاء میں پھٹکتا پھڑپڑاتا ہوا مادہ جسے دل کہا جاتا ہے۔ بیسٹ نے اسے دیکھا۔ اسی نے جرأت کی تھی اس کی شہزادی کے خواب دیکھنے کی۔ خنجر دوسرے خون آلود بھیگے ہاتھ میں رکھتے اس نے وہ لوتھڑا کھینچ کر ہر رگ سے جدا کرتے ہوئے اپنے ہاتھ میں دیکھا جو ابھی تک پھڑپڑا رہا تھا، جبکہ زمان تو کب کا ساکت، کانوں تک چرے منہ، گڑھے نما آنکھیں جن سے ابل ابل کر خون باہر نکل رہا تھا، نیچے پڑا تھا۔ کوئی اس کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا سوائے سامنے لگی اسکرین کے اس پار بیٹھے دہشت گردوں کے، جن کے چہروں پر جاندار مسکراہٹ تھی۔ اس کا دل دہلا دینے والا، چیخے مارنے والا ایک ایک لمحہ وہ بہت شوق سے دیکھ رہے تھے، بلکہ سراہ رہے تھے کنگ کو جس نے واقعی ایک بیسٹ بنایا تھا۔ اس نے اٹھ کر زمان کے مردہ وجود کو اس بھڑکتی آگ میں پھینکا۔ یہ جنگ میری ہے اور میں اس جنگ میں وحشت آگ لگاؤں گا، وہ بھاری آواز میں کہتا، خنجر بیلٹ میں لگا کر نور العین کی طرف بڑھا۔ پاک فوج کی گاڑیوں کے پہنچنے پر افغانی فوج بھی وہاں پہنچ چکی تھی۔ جنرل اشرف محمود، بریگیڈیئر یوسف، شہریار ملک داؤد آلف علوی افغان کی سرحدیں پھلانگ کر اندر داخل ہوئے اور جلال آباد میں موجود اس گھر پر پہنچے جہاں اسرائیل اور قطر کے گینگ کے دہشت گرد ہتھیار لیس وہاں موجود پہرا دے رہے تھے، جبکہ پاک فوج کا سنتے ہی افغانی فوج بھی وہاں پہنچ چکی تھی۔ دستی بم، اسلحہ، بارود، راکٹ لانچر، گولے، مارٹر گولے، ڈائنامائٹس سمیت سینکڑوں خطرناک اور ممنوعہ اسلحہ لیے وہ سب مقابلے کے لیے تیار تھے۔ شیر اور آلف کے ہاتھوں میں راکٹ لانچر تھے، فضا میں شعلے بھڑک اٹھے تھے، سب اس گھر کو گھیرے میں لیے مقابلے میں تھے جن سے اندازہ لگانا مشکل تھا کہ وہ اندر موجود بیسٹ کو سیو کر رہے ہیں یا زمان کو۔ آلف کے اندر کہیں جو تڑپ تھی کہ بونی کیسی ہوگی۔ اب اندر عالم کا سوچتے وہ کچھ پرسکون ہوا تھا، پر وہ خود پر ظاہر نہیں کر سکتا تھا۔ اس کی نظریں شیر پر گئیں اور اس کی گاڑی پر جس کے اوٹ میں تھا وہ، پر مخالف سمت سے آتا راکٹ۔ شیر! وہ دھاڑا اور بھاگتے ہوئے جھپٹ کر شہریار کو کھینچتا نیچے جھکا اور گھسیٹ کر کافی دور ٹرالی کی آڑ میں وہ آئے۔ دن کے وقت بھی فضا میں دھند پھیل گئی تھی۔ راکٹ فائرز کی آوازوں نے کان کے پردے پھاڑنے لگے تھے، جبکہ ان کے سامنے کئی نمک حرام آ گئے تھے۔ ہمیں اندر تک جانا ہے آلف۔ زمین پر لیٹا شیر آنکھوں پر دوربین لگائے دیکھ رہا تھا، بلکہ اس پر نصب جدید تھرمل امیجنگ سائٹ کی مدد سے ویڈیو ریکارڈنگ وہ کر رہے تھے۔ پاس ہی آلف راکٹ لانچر لیے دشمن کا سینہ چیر رہا تھا۔ میں جا رہا ہوں۔ اچانک آلف اٹھا تو ساتھ ہی شہریار بھی اس کے ساتھ کھڑا ہوا۔ ضرور جائیں گے۔ اس نے کندھے پر راکٹ لانچر رکھا۔ دونوں نے اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہوئے بوٹ میں مقید بھاری قدم ان کی سمت بڑھائے۔ ان کے حوصلے کو دیکھتے پاک آرمی کے نوجوان بھی بلند نعرے لگائے پیچھے ہوئے، اور وہ بیچ میں آتے ہر پتھر کو ٹھوکر رسید کرتے ان کے سینے چیرتے جا رہے تھے۔ زمین لہو لہان ہو گئی اور دشمنوں کے سینے پر بوٹ رکھتے وہ گھر کو خود گھیر گئے۔ دفاتن ایک ٹولہ آلف پر جھپٹا، وہ جو پہلے ہی ان نمک حراموں کی اصلیت پر بھپرا ہوا بھڑک اٹھا۔ پیچھے کھڑے اس کی گردن دبوچے افغانی فوج کے بندے What the hell؟ افغانی فوج کے بندے اور آگے کھڑے اس کے سینے کو چیرنے کے لیے کنگ کے آدمی کو دیکھتے اس کی آنکھیں لہو لہان ہو گئیں۔ ایک دم وہ جھکا اور نیچے سے اس کی ٹانگ کھینچ کر پیچھے والے کو ٹھا کے ساتھ پیٹھ کے بل نیچے گرایا، جبکہ اس کی پیٹھ پر مضبوط کوہنیاں ماری گئیں۔ آلف نے لب بھینچ کر گراتے ہوئے ناخن میں بلیڈ لگا اپنا پنجہ
उस स्याह फार्म के सीने में मारा। वो जब तक संभलता उसने झुककर अपना लॉन्चर उठाया। नीचे पड़े वजूद के मुंह पर बूट रखते उसने निशाना उस स्याह फॉर्म का लेते पीछे कलाबाजी मारी। तेज भड़कते शोलों के साथ वो दूसरों से गुत्थम गुत्था हो गया, जिसे देखते ही शेर भागता उसके पास पहुंचा और अब वो दोनों मिलकर उनसे लड़ रहे थे। आगे बढ़ो। ब्रिगेडियर की आवाज पर उनके हौसले मजीद बढ़े और शेर की गुर्राहट के साथ उन्होंने खुद लहूलुहान होते उन्हें बेजान कर दिया। हमारे मुल्क पर अपनी मकरू नजरें रखोगे तो हम घर में घुसकर वो नजरें नोचेंगे। आलिफ ने दहाड़ते हुए नीचे पड़े आदमी की आंखें नोची और उसे चीखते छोड़कर वो आगे बढ़ा। रुको। यकायक फिजा में उस दहाड़ से खामोशी छा गई और बेशक ये दहाड़ फिजाओं में गूंजने वाली उनके बीस्ट की थी। खामोशी के साथ ही धुंध छटी। शाम के साय में वो दरवाजा खुला जिससे लहूलुहान फैला चौड़ा वजूद बाहर आया। सईर? शहरयार उसे देखता मुस्कुराया। नूर? आलिफ उसकी बाहों में मौजूद सुर्ख लहंगे में उस वजूद को देखते बुड़बुड़ाया। बोनी? उसके दिल ने सरगोशी की और वो जो उससे नफरत जता रहा था उसे सामने पाकर तड़प गया। सईर सबको देखता मुस्कुराया और चलता हुआ दाद के पास आया, जिस पर उसने लब भींच कर सुर्ख लहू आंखों से नूर के वजूद को देखा और मशकूर नजरों से सईद को देखते बाहें फैलाईं। कहर जमान कहाँ है बीस्ट? जनरल ने फिजा में जलने की बू और घरों से धुआं देखते करख लहजे में पूछा। अंदर है, सईद ने कहते नूरुल ऐन को दाद के हवाले किया, जबकि ब्रिगेडियर अपने मोबाइल पर एमएमएस देखने लगा। आप कहाँ सईद? वो इन स्याह फार्म के साथ जाते देखते शेर भागते उसके पास आया। हुरुल ऐन कहाँ है? दाद ने आंखें फैलाकर उसे देखा, जबकि बाकी सब सामान के लिए अंदर बढ़े थे। उसे ही पाने जा रहा हूं एक बार फिर, वो कहकर रुका नहीं। उन्हें शुश्तर छोड़े वहां से निकला। आलिम क्या कह रहा है आलिफ? ये कहाँ जा रहा है? हुरुल ऐन कहाँ गई? क्या हमने देर कर दी? शेर भड़क कर बोला। आलिफ ने जब्त से सुर्ख चेहरे के साथ धुंध में ओझल होती उसकी चौड़ी पुश्त और पीछे जाते सूट बूट में हथियार लेस आदमियों को देखा और फिर शेर की आंखों को। ये आलिम नहीं रहा। वो सिर्फ इतना बोला, हमें धोखा दिया है बीस्ट, तुमने जमान को जला दिया है। जनरल गुस्से से धाड़ता हुआ बाहर आया, पर वहां सईद को ना पाकर वो सच में शुश्तर रह गया। इसे फौरन ट्रीटमेंट के लिए ले चलो। दाद के सीने से लगी नूरुल ऐन को देखता शहरयार बोला। सर? हेलीकॉप्टर के कुछ फासले पर खड़ा वो आदमी स्याह कपड़ा लेकर सईद के सामने आया, जबकि दूसरा सुर्ख कपड़ा हाथों में फैला कर लाया। सईद ने पहले उस सर, कपड़े, फिर अपने खंजर को देखा था जिसमें कई हैवानों की ताकतें थीं। अब वो नहीं जानता था ये कौन थामेगा और उस पर किसका नाम लिखा जाएगा। उसने आहिस्ता से उस खंजर को उस कपड़े पर रखा तो सर को खम देते मुस्कुराते हुए वो उसमें लपेट गए। उसके सर की खफीफ जुम्बिश को इजाजत समझते हुए पीछे खड़े आदमी ने उसकी आंखों पर पट्टी बांधी और उसे लेकर हेलीकॉप्टर में बैठे। सईद की उस बंद आंखों के पीछे वो हस्ती शहजादी का चेहरा लहराया, जिस पर वो मुस्कुरा दिया और उसे मुस्कुराते देखकर सब हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। हेलीकॉप्टर के परों ने जब बुलंदियों को छुआ तब नीचे से शहरयार की गुर्राहट गूंजी। मत करो ऐसा सईद, वो चिल्लाया, पर सईद आलिम इस रोक से आगे निकल चुका था। आलिम, मार देंगे तुम्हें। पीछे वो चीखें धाड़ी थीं, जबकि वो अपना सब कुछ लुटाने के लिए तैयार था, क्योंकि अभी तो उसे अपनी शहजादी को उजाले दिखाने थे कि कितनी रोशनी है दुनिया में। उसे डर था तो सिर्फ उसका कि उसके पीछे वो पागल सरपिरी लड़की ना आ जाए, जिसे देखते एक बाप के एहसासात जन्म लेते थे। उसके पीछे वो इजल ना आ जाए जिसे उसने बेटे की तरह संभाला था। बस वो चाहता था कि अब वो अपना बचाव कर सकते थे, इस काबिल थे कि अब उनकी तरफ बुरी नजर उठाने वाली की आंख वो नोच लेंगे। तो अब अपनी जिंदगी में वो खुश रहें और उसकी सिमी को खुश रखें। वो जानता था कि वो शिकवा करेगी, पर जब उसे उसकी शहजादी मिलेगी तो जरूर उसके जख्म भर जाएंगे।
اور اس کی نمازوں قرآن پاک کی تلاوت کے بعد دعاؤں میں ضرور ہوگا۔ اب پیچھے جو کچھ وہ چھوڑ کر جا رہا تھا وہ اس کی زیست کا حاصل تھا، جن کی مسکراہٹوں کو دیکھ کر تنہائی میں یاد کرتا وہ ہنستا تھا، جن کی خوشی اس کی خوشی ہوتی تھی، وہیں اس کی زندگی کا اثاثہ تھی۔ سمی جی، وہ دروازہ نوک کرتا بولا۔ اس کے ہاتھ میں ٹرے تھی جسے وہ تھامے کھڑا تھا۔ سمی نے اس کی آواز پر بلینکٹ سے چہرہ نکال کر دروازے کو دیکھا۔ آری، جاؤ یہاں سے، مجھے کچھ نہیں کھانا، سمجھ نہیں آیا تمہیں؟ آپ کیوں غصہ کر رہی ہیں سمی جی؟ آپ کو اپنے بھائی کے لیے دعائیں کرنی چاہیے اور آپ رو رہی ہیں۔ وہ خود ہی دروازہ کھول کر اندر داخل ہوتا کھانے کی ٹرے ٹیبل پر رکھتے ہوئے بولا۔ سمی نے گھور کر اسے دیکھا۔ تمہیں ذرا تمیز نہیں ہے؟ کسی لڑکی کے روم میں بغیر اجازت کے اندر نہیں آتے؟ وہ بھڑک اٹھی۔ اوہ، شکر آپ نے مانا تو صحیح کہ آپ لڑکی ہیں، ورنہ تو اس دن بیٹے والے سین پر میں صدمے میں تھا۔ اور یہ تمیز کیا؟ ہمارا تو پالا التمیز سے پڑا ہے سمی جی، پر اگر آپ چاہتی ہیں تو میں اپنی التمیز چھوڑ کر تمیز سیکھنے کے لیے تیار ہوں، بشرط یہ کہ آپ سکھائیں۔ وہ اس پر ایک نظر ڈالتا نظریں روم میں گھمانے لگا۔ اس کے اس انداز اور باتوں پر سمی نے ناسمجھی سے دیکھا اور پھر خود کو دیکھنے لگی۔ پہلے تو اس نے سٹ پٹا کر اپنے کندھوں پر دوپٹہ سیدھا کیا اور سر پر پہنا۔ جاؤ یہاں سے، اس نے ڈبڈباتی نظریں جھکائے کہا کہ عارف کی مسکراہٹ فوراً سمٹ گئی اور وہ ایک جست میں اس تک پہنچا۔ سمی جی، تھوڑی پر انگلی ٹکائے اس نے سر بلند کیا۔ سمی نے غصے سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ میں دعائیں کر رہی ہوں اسے، میری ہر دعا میں میرا شہزادہ اور شہزادی ہے عارف، وہ میرے جینے کی وجہ ہے۔ مجھے یوں گہری نیند سے جگا کر خود جانے وہ کہاں چلا گیا ہے۔ کیا اسے نہیں پتا اس کی سمی اس کے بغیر کھانا نہیں کھاتی؟ کیا وہ نہیں جانتا اس کی سمی اس سے باتیں کیے بغیر، اس کے شفقت بھرے ہاتھوں کا لمس سر پر محسوس کیے بغیر نہیں سوتی؟ کیا اسے نہیں معلوم جب وہ صبح آ کر مجھے نہیں دیکھتا تو باہر نہیں جاتا؟ اس نے تو کہا تھا کہ وہ جب میرا چہرہ دیکھتا ہے تو اس کے دن خوبصورتی سے گزرتے ہیں۔ تو اب اس سے پوچھو کیسے گزر رہے ہیں اس کے دن؟ مجھے بہت درد ہو رہا ہے آری، اسے یاد کر کے، بہت بے چینی، بہت تڑپ ہے، پتہ نہیں کہاں چلا گیا ہے۔ ایسا کیسے کر سکتے ہیں اللہ پاک میرے ساتھ؟ میں بھی تو اس کی بندی ہوں، مجھ پر ترس کیوں نہیں آتا اسے؟ کیا میں صرف اس دنیا کی درندگی جھیلنے کے لیے پیدا ہوئی ہوں؟ وہ ہاتھوں میں چہرہ چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، جبکہ ششتر شاکڈ عارف اس کے سامنے بیٹھا گنگ تھا۔ وہ کچھ نہیں بول رہا تھا، اور بولے بھی کیا؟ اسے سمجھ ہی کچھ نہیں آ رہا تھا۔ البتہ اس کی خاموشی پر سمی نے بھیگی آنکھیں اٹھائیں اور اس کی آنکھوں میں سوال پڑھ کر وہ ہلکا سا ہنسی۔ یہ جو اپنے دل کے بہت قریب ہوتے ہیں نا عارف، یہ انسان کو جھوٹ بولنے، انجان بننے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ میرے ساتھ کچھ ایسا ہی ہے، میں کچھ نہیں بھولی۔ ان درندوں کی درندگی، مجھے خود پر بیتی ایک ایک اذیت یاد ہے، پر مجھے انجان بننا پڑا، مجھے جھوٹ بولنا پڑا اور بلوانا پڑا ڈاکٹر سے کہ میں سب کچھ بھول گئی ہوں، پر میں نہیں بھولی کچھ۔ مجھے اپنے جان سے زیادہ پیارے بھائی کے لیے بھولنا پڑا سب کچھ۔ اسے ہنسانے مسکرانے کے لیے میں سب بھول گئی۔ وہ سسکی۔ عارف کی آنکھیں لال انگارہ ہو گئیں۔ بھائی بہن بھی کتنی حسین نعمت ہے۔ بہن کو تکلیف ہو تو بھائی دوسروں کی جان نکالنے پر آ جاتا ہے، اور بہن بھائی کی مسکراہٹ کے لیے ساری اذیتیں خاموشی سے جھیل لیتی ہے۔ آپ روئے نہیں سمی جی، میں سب آپ کو بھلا دوں گا۔ وہ اس کا ہاتھ بڑی جرت سے تھامے بولا۔ سمیہ نے رونا چھوڑ کر حیرت سے اسے دیکھا۔ آپ یہ کھانا کھا لیں، میں کچھ کام سے باہر جا رہا ہوں، جب آؤں تو آپ مسکراتی ملیں مجھے۔ اس کے گال کو تھپ تھپا کر کہتا وہ اٹھا۔ تم کہاں جا رہے ہو لڑکے اس وقت؟ اور کیا بھلوا دو گے مجھے؟ مطلب کیسے؟ اس کے ارد گرد خطرے کی گھنٹیاں بجیں۔ عارف مسکراتا ہوا رکا اور مڑ کر شرٹ کی آستینیں فولڈ کرتا اسے اپنی سکڑی آنکھوں سے دیکھنے لگا۔ سمی جو اسے دیکھ رہی تھی غصہ پیتی نظریں چرا گئی۔ نکاح ماہ بدولت، یعنی میں الشریف العاری اپنی السمی جی سے نکاح کر رہا ہے، وہ بھی کل صبح۔
वो चलता बेड के पास आया और मुस्कुराते हुए नरमी से बोला, जबकि सिमी जो उसे सुन रही थी सुन रह गई। लग गया ना शौक? हाँ हाँ हाँ, बस क्या करें, मैं बंदा ही ऐसा हूं कि शौक पर शौक करना मेरी आदत है और आपसे प्यार करना मेरी जीस्त का हासिल। वो मुस्कुराता उसकी आंखों में झांक कर गंभीर जज्बात से चूर लहजे में बोलता, उसे कांटों पर घसीट गया। तुम्हारा दिमाग तो काम कर रहा है ना? क्या बकवास किए जा रहे हो? मुंह तोड़ दूंगी अगर आइंदा ऐसी बकवास मेरे सामने की। और कुछ नहीं तो बदतमीज लड़के अपनी उम्र ही देख लो। वो गुर्राई। आरिफ भी संजीदा होकर उसे देखने लगा। क्या हुआ है मेरी उम्र को? अच्छा खासा जवान मर्द हूं और बदतमीजी मैंने अभी कहाँ की है? ये तो सरासर इल्जाम है सिमी जी। वो मासूमियत से बोला। सिमी का दिल किया इसका मुंह नोच ले। बदतमीज पागल था ये लड़का जो अंधा बनकर उसके पीछे पड़ गया था। जाओ यहां से, निकलो मेरे रूम से, तुमसे बात करना ही फजूल है। फजूल दिमाग से आ रही इंसान, वो कहती मुंह फेर गई। क्या आपको मेरी उम्र से प्रॉब्लम है? वो काफी संजीदा सपाट लहजे में बोला। सिमी ने नागवारियत से देखा। हाँ है, यही प्रॉब्लम है, अब बस। वो चिल्लाई। आरिफ ने देखते हुए निचला लब दांतों में दबा लिया। अब क्या है, जाओ यहां से। वो तर्क होकर बोली। उसे यूं ही खड़े देखकर सर पर उसे उलझन होने लगी। तभी पलकें झपकाकर नमी अंदर उतारने लगी थी कि अचानक उसका सांस रुका। दफातन उसे बेड पर धकेले वो उसके दोनों बाजुओं पर हाथ रखे उस पर झुक आया। सिमी आंखें फैलाए खुद पर झुके उसे बेयकीनी और शुष्तर होकर देख रही थी। यही सोचती है ना आप? हाँ, अब छुड़वा कर दिखाएं खुद को। मुस्कुराती आंखों से उसे देखते वो हंसा था। अब छुड़वाएं, कहाँ खो गई? बहुत ही बड़ी है ना आप मुझसे। मैं तो छोटा दूध पीता बच्चा हूं, मेरे तो अभी दांत भी नहीं आए। उसने दांत पीस कर तंज किया जबकि वो सांसें रोके पड़ी थी। और कहां उससे इस कदर जुर्रत की तवक्को रखती थी कि वो ऐसा करेगा। वो तो उसे नजरें भर कर देखता तक नहीं था और अचानक उसकी गर्म दहकती सांसें चेहरे पर महसूस करते उसने डर से अपनी आंखें मीच कर फड़फड़ाना चाहा। तुम्हें शर्म क्यों नहीं आती? मैं तुमसे उम्र। अब अगर आपने ऐसी फजूल बात की तो मैं अभी के अभी निकाह पढ़वा दूंगा हमारा। आलिम को तो वैसे भी मंजूर होगा, क्योंकि मेरे जैसा अल शरीफ बंदा उसे बहनोई मिल जाएगा। वो तो नाज करेगा खुद पर और फख्र करेगा अपनी किस्मत पर। और आपसे तो मुझे सिर्फ मोहब्बत चाहिए सिमी जी, वो मोहब्बत जो मेरे इश्क में पाई जाती है। उम्र, ख्वाहिशात, जरूरत को मत देखें। मैं बहुत खुश रखूंगा आपको। वो उसकी मीची आंखों में देखता सरगोशी में कहकर उठा। तब से सिसकते हुए सिमी ने अपने बाजू सहलाए और खुद पर ब्लैंकेट फैला दिया। आरिफ को अफसोस तो हुआ पर वो खामोश रह गया। सिमी, बकवास बंद करो और दफा हो जाओ। नहीं करूंगी तुमसे शादी, समझे? मर जाऊंगी पर तुमसे शादी नहीं करूंगी। वो एकदम बिफर कर गुर्राई और पास पड़ा कुशन उठाकर उसे मारा। ठीक है, ऐसे तो फिर ऐसे ही सही। मैंने आपसे 1000 बार पूछा है पर आपने इनकार ही किया है। पर मैं इस इनकार को नहीं मानता क्योंकि मुझे आपसे ही शादी करनी है। मैं अपने बच्चों को जल्द ही बुलंदियों तक पहुंचाना चाहता हूं। जो मैं नहीं कर सका वो अपने बच्चों को करते देखना चाहता हूं। खुशियां चाहता हूं और मैं चाहता हूं, बल्कि मुझे यकीन है, कामिल ईमान है, मैं आपको बहुत खुश रखूंगा। आपकी अजियत पर अपनी मोहब्बत का मरहम रखूंगा। पर आप मानने को तैयार नहीं, सो ये अल आरी इस नतीजे पर पहुंचा है कि कल सुबह हमारा निकाह होगा और बहुत जल्द आप मेरे संग खिलखिलाने लगेंगी। अब जब आलिम वापस आएगा तो आपको खुश देखकर जरूर मुझ पर फख्र करेगा। वो एक ही सांस में बोलता उसे देखने लगा, जिससे थूक निकलना महाल हो रहा था। तुम जानते नहीं हो मेरे भाई को, काट देगा वो तुम्हें। वो चीखी थी। कसम से, क्या फिल्मी डायलॉग मारा है। मैं भी यही चाहता था कि कुछ तो बदलाव आए और सेट हो गई ना आप आरिफ की हीरोइन की सीट पर। उसने कहकहा लगाते कहा।
رہی بات عالم کی تو اس نے مجھے آپ کا خیال رکھنے کے لیے کہا ہے، سو میں اسے کہہ دوں گا کہ میرے خیال رکھنے والا یہی سٹائل ہے کہ عالم کی زندگی کو اپنی زندگی بنانا چاہتا ہوں۔ میری سادگی دیکھو، میں کیا چاہتا ہوں، وہ کہتا کھلکھلا کر ہنسا۔ سمی بت بنی اسے دیکھ رہی تھی، یہ تو کوئی اور ہی بدتمیز دماغ سے عاری لگ رہا تھا۔ عالم، کب آؤ گے؟ وہ گھٹنوں میں منہ چھپائے سسکی۔ آپ ضد نہ کریں سمی جی۔ وہ تڑپ کر اس کے قریب آیا، وہ چلائی، خبردار میرے قریب بھی آئے یا مجھے چھوا۔ اس نے انگلی اٹھا کر اسے وارن کیا۔ عارب لب بھینچ کر وہیں رکتا گہرا سانس بھر کر اسے دیکھنے لگا۔ ضد سے کچھ حاصل نہیں ہونے والا، اسی لیے خوش رہیں اور اٹھ کر نماز پڑھیں۔ رہی بات چھونے کی تو مجھے کوئی جلدی نہیں ہے، ویسے بھی کل تو آپ میری ہونے والی ہیں، پھر دیکھیے گا کیا کیا ہوتا ہے۔ معنی خیزی سے کہتے خود کو گھورتی سمی کو دیکھ کر آنکھ دبائی، اس کی تو جیسے سانسیں تھم گئیں۔ چلیں، ڈرے نہیں، میں ایک کام سے جا رہا ہوں، 2 منٹ میں آتا ہوں۔ جب تک آپ یہ کھانا ختم کریں نہیں تو مجھے کھلانا آتا ہے، اور جب میں کھلاؤں گا اس سے آپ کو ہی تکلیف ہوگی کہ چھوا کیوں۔ وہ ٹرے اٹھا کر اس کے بیڈ پر سامنے رکھتا بولا۔ سمی نے خاموشی سے دیکھتے ہوئے کھانا قریب کر لیا، اور عارب اس پر ایک جان لٹاتی نظر ڈالتے وہاں سے نکلا۔ ہاں بولو نظیم۔ روم سے نکلتے اس نے بجتا موبائل جیب سے نکال کر دیکھا تو اپنے آدمی کا نمبر دیکھ کر پک کرتے پوچھ رہا تھا، سر، ایس پی برہان نے کمشنر کو ختم کر لیا اور مسی لیڈی باس ان کی بیٹی کے پاس بیٹھی ہیں۔ ٹھیک، اچھا میں دیکھتا ہوں، وہ کہتا موبائل رکھ کر گیٹ لاک کرتا وہاں سے نکلا، جبکہ پیچھے لا تعداد گارڈ فورس کھڑی تھی۔ عالم کے حکم پر وہ رمشا کو ڈھونڈنے اس کے گھر گیا تھا، پر وہاں سے صرف اس کے ماما مامی کی لاشیں ملی تھیں، جبکہ خود وہ غائب تھی، اور اب وہ اس کی ہی تلاش میں تھا کہ وہ اس کے ہاتھ چڑھے تو وہ اسے سیدھا اوپر پہنچا دے بغیر ٹکٹ کے۔ اس ستیلی ناگن کی خبر تو بعد میں لینی تھی، اس وقت تو اس کے دماغ میں عالم چھایا ہوا تھا، پتہ نہیں کیسے لڑ رہا ہوگا ان دشمنوں سے جو نہ صرف اسے ملک کے دشمن تھے بلکہ اس کے اور اس کی شہزادی کے بھی تھے۔ شیر، آر یو شور کہ ہمیں تمہارے گھر جانا چاہیے؟ مطلب کہ بھابھی کافی نازک مزاج ہیں، اگر انہوں نے اسے ایسی حالت میں دیکھ لیا تو خوفزدہ ہو جائیں گی۔ شہریار کی گھوری پر وہ تفصیل سے بولا۔ اس کی آنکھوں میں پری کا سراپا گھومتے ہی لبوں پر گہری مسکراہٹ چھا گئی۔ ایسا کچھ نہیں، وہ نہیں ڈرے گی، بلکہ اس وقت نور کو اپنوں کی ضرورت ہے، اور اب آنٹی بی بھی تو نہیں ہے۔ ایم سوری، پر حقیقت تو یہی ہے نا؟ اس نے بات بیچ میں ہی چھوڑ کر کہا تھا۔ داد اپنے وجود میں اٹھتی ٹیسوں پر لب بھینچ گیا اور اپنی گود میں سر رکھے پڑی نور العین کو دیکھا، جس کے ماتھے پر داد کی شرٹ کی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ گاڑی شہریار چلا رہا تھا، جبکہ پیچھے گود میں سر رکھے پڑی نور العین اور داد تھا۔ جیسا بہتر لگے، پھر نکلنا ہے، وہ کہتا سر سیٹ سے ٹکا کر نور کا چہرہ دیکھنے لگا جو زخم سے نیلا تھا۔ دفاتن اس کی آنکھوں میں وہ منظر لہرایا جب وہ اس کے روم میں گیا تھا گھڑی لینے۔ وہ شادی کا گھر، اور گھر میں بڑے بڑے مہمان، مسکراتی اس کی ماں، ہنستا فخر سے سر بلند کیے چلتا اس کا باپ، اس کا ہنستا مسکراتا بھائی، متبسم سی بی، باری باری سب اس کی نظروں میں گھومنے لگے۔ اس نے اذیت سے دانت پیستے آنکھیں میچ لیں۔ ویسے تمہارا کیا خیال ہے، عالم کا دنیا سے تعارف سامنے آ جائے گا یا سر اسے ایسے ہی خفیہ رکھیں گے لوگوں سے؟ عالم کے چلے جانے کے بعد وہ وہاں سے باقی کے لوگ لیے پاکستان لوٹ آئے تھے، وہ بھی بریگیڈیئر کی بات پر کہ یہ جنگ صرف عالم کی نہیں ملک کی ہے، برائی کے خلاف، اس میں ہمیں ضرور ساتھ دینا ہے۔ انہیں اجازت ملی تھی نور کی حالت دیکھتے اسے اپنوں کے پاس چھوڑنے کی، اور اب وہ اسلام آباد شہریار ملک کے گھر جا رہے تھے تاکہ پری کے حوالے نور کو کر سکیں۔ اگر وہ خفیہ رکھتے ہیں بیسٹ کو دنیا سے تو سمجھو ہمارے تعلقات کبھی خراب نہیں ہوں گے بیسٹ اور اس کی ٹیم سے۔ اگر نہیں ہوا تو سمجھو بیسٹ سے ہمارے تعلقات ہمیشہ خوشحال نہیں رہیں گے، وہ پاک کا بیسٹ نہیں رہے گا۔ میں نے روم سیٹ کروا دیا ہے تمہارے لیے۔ اس کی بات پر داد نے چونک کر آنکھیں کھولیں اور مرر میں اس کی آنکھوں میں اپنی لہو نما کالی آنکھیں گاڑ دیں۔
एक, वो नागवारियत से बोला। हाँ, क्योंकि इसकी ज्यादा जरूरत है कि तुम उसके पास रहकर इलाज करो। वो संजीदगी से बोला कि दाद तल्खी से हंसकर खामोश ही रहना बेहतर समझ गया। सर, मैम आई हैं। अरमान ने उसे कॉरिडोर में अपनी तरफ तेजी से आते देखकर भागते हुए सरगोशी में बताया। कौन मैम? बुरहान हैरान होकर पूछने लगा। सर, वो आपकी बीवी, उसने फिर से सरगोशी से बताया, जबकि बुरहान साकित हो गया। बीवी? बुड़बुड़ाहट पर उसकी नजरों में छन से मुस्कान का सरापा लहराया, लबों पर बड़ी गहरी मुस्कुराहट आने लगी। क्यों आई है? वो गुस्से से बोला, पर यह तो वही जानता था कि वो कितना खुश हुआ है। उस जालिम औरत की वापसी का सुनकर मुस्कुराहटें बिखर गई थीं। कदमों में तेजी आ गई और वो रूम के सामने खड़ा हुआ। उसकी धड़कनें साकित थीं। उसके मोबाइल पर एमएमएस आया हुआ था, पर उसने नहीं सुना। सोचा था फुर्सत से देखूंगा, पर शायद अब जरूरत पड़ गई थी सुनने की। वो दरवाजा खोलकर दबे कदमों से अंदर दाखिल हुआ। हुरुल ऐन के जाने के इतने अरसे बाद आज फिर अपनी धड़कनें बिखरी महसूस कर रहा था। बगैर उसकी तरफ देखते उसने अंदर से रूम लॉक किया और नजरें उसकी तरफ उठाई कि वो मबहूत रह गया। सामने ही वो दुश्मनी जहां चेयर पर बैठी बेड पर सर रखे सोई हुई थी, सर पर पहनी टोपी और कंधे चेयर पर बिखरे सुनहरी बाल। फेरी? वो मुस्कान के पास बैठी उसे मुस्कुराए देखती फेरी को देखता शुष्तर हुआ। बाबा, मम्मा सो रही हैं, आवाज ना करें। वो मेरे लिए सारी रात जागती रही हैं। फेरी ने ड्रिप लगे हाथ की छोटी सी उंगली जर्द लबों पर रखी। उसे होश में देखते बुरहान ने खुशी से लब आपस में भींच लिए और पल को आंखें मीच कर ऊपर उस पाक जात का शुक्र अदा किया कि उसने अपनी रहमत उसे लौटा दी। बुरहान चलता हुआ उसके पास आया और आहिस्ता से मुस्कान को चेयर से उठाकर एक साइड रखे 3 सीटर सोफे पर डाला। वो अपना बाजू उसकी गर्दन से निकालने वाला था जब नजरें उसकी पलकों पर ठहर गईं। उसका दिल किया थप्पड़ मारकर उसका मुंह सूख कर दे, जो उसके एक दफा कहने पर चली गई थी, यूं कहीं दूर कि उसके साए के जाते ही वो पीछे जर्रा जर्रा हो गया। उसके सोए हुए तीखे नकूश से बमुश्किल नजरें चुराते वो उसके सर के नीचे कुशन ठीक करता सीधा हुआ कि नजरें उसकी बेल्ट में लगी गन पर गईं। उसने हाथ बढ़ाकर निकालना चाहा कि तब ही मुस्कान का हाथ उसकी कलाई में गया। दूसरे ही लम्हे वो शुष्तर था जब उसकी नब्ज पर ब्लेड रखे सुनहरी सुर्ख आंखों से वो उसे देख रही थी। बी केयरफुल स्वामी, वो चबा चबा कर बोली। बुरहान ने लब भींच कर हाथ पीछे कर लिया और उसके ऊपर कोट सेट कर दिया। अना के पेशेंट, वो बुड़बुड़ाई और आंखों पर बाजू रख लिया। बुरहान को उससे ये उम्मीद नहीं थी। तभी तिल मिलाकर उसे देखा, पर वो सोने लगी थी। नफसियाती मरीज, उसने भी गुस्से से बुलंद आवाज कहा और फेरी की तरफ मुड़ा जो उसके पलटने पर अपनी बाहें फैला चुकी थी। बाबा, दादा दादो कहाँ हैं? सिसकती हुई फेरी उसकी बाहों में समाई। मर गए हैं। बुरहान के बजाय पीछे मुस्कान की आवाज आई। फेरी की आंखें फैल गईं खौफ से, जबकि बुरहान ने गुस्से से उसे घूरा। तुम अपना मुंह नहीं बंद रख सकती? उसने चबा कर पूछा। मुस्कान ने नफी में सर हिलाया। तुम इसे बहादुर बना सकते हो, ना कि डरपोक जो जरा सी आवाजों पर इतने दिन बेहोश रहे। वो तलखी से बोलती उठ बैठी। उसकी तलखी पर बुरहान ने उसके लबों को देखा जिनसे वो कांटे झाड़ रही थी। उसे अंदाजा नहीं था क्या कि वो उसके माँ बाप थे जिनके बारे में वो इतनी आसानी से कह रही थी कि मर गए। कुछ तो एहसास होता है इंसान में। वो तुम्हारे सास ससुर थे, तमीज से भी बता सकती हो। सास ससुर ने कभी ये भी तो तस्लीम नहीं किया कि ये उनकी पोती और मैं बहू हूं। वो गुस्सा होने लगी। रिलैक्स, वो तस्लीम कर चुके थे। उन्होंने फेरी को तस्लीम कर लिया था और अब क्या तुक बनती है बहस की? वो तो जा चुके हैं। बुरहान को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे उसे। वेल, आप कह सकते हैं, पर उन्होंने ना मुझे तस्लीम किया ना ही मेरी बेटी को, और यह हकीकत है जिसे आप झुटला नहीं सकते।
सिर्फ अपने बेटे के लिए उस लड़की को आपकी जिंदगी में शामिल करना चाहा, ये सामने रखते हुए कि वो पढ़ी लिखी है, खानदान वाली है, अमीर है, वेल स्टेटस, वेल स्टैंडर्ड है, बैकग्राउंड मजबूत आला किस्म का है, और जाहिरी बात है ऐसी लड़की मिले तो आप भी शादी के बाद दूसरा प्यार समझकर अल्लाह अल्लाह खैर से अल्लाह करके नई शुरुआत कर ही देते। और आपके बच्चे, फैमिली, फिर कहाँ इस यतीम की अहमियत रहनी थी। आपकी अम्मी जी का ख्वाब तो पूरा हो जाता और वो बीवी साहिबा कहाँ बर्दाश्त करती कि अपने मुन्ने छोड़कर दूसरे को प्यार करती। और कहीं ना कहीं यहाँ आपको भी अपने बच्चों से ज्यादती लगती। वो कहती उठकर वॉशरूम में चली गई फेस वॉश करने। पापा, मम्मा सच कह रही हैं? फेरी ने उसकी आगोश में खुद को छुपाते हिचकी लेकर पूछा। बुरहान सुर्ख पड़ती आंखें नीचे लब उसके सर पर रखे खामोश खड़ा था। उसकी नजर में मैंने अपना इमेज खराब किया है। क्या वो यही सोचती है मेरे बारे में? वो खुद से सवाल करने लगा और फेरी के सवाल पर हूं करते सर हिला दिया। आप सैड मत हो बाबा, मेरे दादा दादो भी जन्नत में जाएंगे, मेरे अम्मा अब्बा की तरह। वो दुआ के लिए अपने छोटे हाथ उठाती मध्यम आवाज में अल्लाह से मगफिरत और जन्नत की दुआ मांगने लगी। बुरहान ने नम आंखों से मुस्कुराते उसे खुद में भींच कर आमीन कहा तो वॉशरूम से बाहर निकली मुस्कान भी आमीन कहने लगी। इस बार बुरहान ने उसकी तरफ नहीं देखा, क्योंकि जानता था वो बहुत जालिम है, फौरन दिल जलाएगी। आपके अब्बू साहब ने बताया नहीं कि इतने पैसों का अब क्या करना है? आई मीन के माशाल्लाह इतनी दौलत जमा कर गए हैं और मालूम ही नहीं कहाँ खपाई है साली। हा हा हा, वो हंसती हुई बोली। बुरहान ने गुस्से से उसे देखा। आखिर चाहती क्या हो? नमक छिड़कने आई हो? वो नीची आवाज में गुर्राया था। आप दोनों कभी हंसकर बात कर सकते हैं प्लीज? अपने माँ बाप का मूड देखते वो बौखलाई इल्तिजा करती हुई बोली। मुस्कान ने खामोश नजर फेरी पर डाली जो उसे मोहब्बत से देख रही थी। ऑफ कोर्स स्वीट हार्ट, मैं तो करती ही नरम लहजे में हूं बात। हमारी नेचर ही ऐसी है कि गुस्सा कर ही नहीं पाते। वो पुरजोश से फेरी को बताने लगी जो खुद सुनकर मुस्कुरा दी। मैं क्या चाहूंगी आपसे एसएसपी, हमने तो कभी नमक को छुआ नहीं, छिड़कना तो दूर की बात। ये तो मैं बस बता रही थी आपको कि दौलत शौलत तो साली यहीं पड़ी है, काम वहीं गज भर की जमीन का टुकड़ा ही आया होगा। और हैरत की बात यह है कि वहां सबके साथ लोग मट्टी में सो जाते हैं। पता नहीं यहाँ क्यों इतना फर्क बनाया हुआ है। खैर छोड़ो, मुझे लगता है मैं दिल जलाने में एक्सपर्ट हो गई हूं। मैं बस छोटे पैकेट को देखने आई थी, चलती हूँ। वो टोपी पहनती फेरी के पास आई और उसे रोते देखकर सीने से लगाया। बुरहान उसके पीछे खड़ा सर को देखता उसके अल्फाज को समझने की कोशिश कर रहा था। मैं आ जाऊंगी, कुछ काम है। शाबाश मम्मा की जान, रोते नहीं, बहादुर बनकर दिखाओ। लाइक यू मम्मा, वो सिसकती सर उठाकर उसे देखती बोली। मिसी पहले चौंकी फिर हंस पड़ी। यस स्वीट हार्ट, लाइक मी। वो उसके दोनों गाल चूमती गोया हुई जबकि पुश्त पे उसकी गर्म सांसें, नजरों की तपिश, शिकवे खूब महसूस कर रही थी पर बिल्कुल अनजान बनकर। कहाँ जा रही हो? वह गुस्से से उसकी कलाई पकड़कर भड़का था। और पहले इतने दिन कहाँ थी? मुस्कान ने हैरत से यूं अबरू उचकाकर कुछ उसके हाथ को फिर उसकी आंखों में देखा कि वो दांत कचकचाकर पकड़ में सख्ती कर गया। कहीं भी। और आप कौन होते हैं पूछने वाले? हाँ, क्या आपने बुलाया था मुझे? आपने बताया था मुझे कि आपके माँ बाप मर गए हैं या आप अकेले हो गए हैं या ये कि मेरी बेटी हॉस्पिटलाइज है? नहीं ना? फिर किस हक से पूछ रहे हैं? देखें एसएसपी साहब, आपकी अना की बड़ी मजबूत दीवार है जो हम गरीबों से गिराना बहुत मुश्किल है। उसे सिर्फ आप ही लात मार सकते हैं। और रिमेंबर स्वामी, जब तक आपकी ये अना नहीं जाती तब तक मुझे मत बुलाइएगा। मैं अपनी इज्जत नफ्स नहीं रुंधवा सकती। नाउ डू यू अंडरस्टैंड माई वर्ड्स? लेने आओ तो ऐसे जैसे अपनी बीवी को मान इज्जत से लाया जाता है, पर पहले कॉल करना, फिर मनाना और डेट पर लेकर जाना, उसके बाद कोई प्रोग्राम सोचना। अब चलती हूँ, अल्लाह हाफिज।
2 انگلیوں کا سلام بھیجتی وہ اسے ساکت چھوڑ کر اس کی آنکھوں کی پیاس بجھائے بغیر ٹک ٹک کی آواز اس کی سماعتوں میں چھوڑتی وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ کیا آپ انہیں نہیں لانا چاہتے بابا؟ فیری نے بیٹی ہو کر اس کا مضبوط ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر پوچھا۔ برہان ہوش میں آتا اس کے چھوٹے مگر کمزور ہاتھوں میں اپنا ہاتھ دے کر اس کی آنکھوں کی چمک کو دیکھنے لگا۔ نہیں، ایسی بات نہیں، آپ کی اماں بنا چکی ہیں، اس بدتمیز کو لانا تو پڑے گا نا۔ جبرن مسکراتے ہوئے اس نے اسے سینے میں بھیجا۔ اچھا سنو ایس ایس پی، اس ڈاکٹر کو ایسے مت چھوڑنا، اگر اسے پنشمنٹ نہ ملی تو میں اپنے طریقے سے دوں گی، اور آئی ایم شور وہ تمہیں پسند نہیں آئے گی، اسی لیے اس کو اچھا سبق سکھانا۔ وہ موبائل پر آنکھیں ٹکائے آدھی روم میں داخل ہوتی بولی۔ کون ڈاکٹر؟ کیوں پنشمنٹ دینی ہے؟ وہ حیران فیری کو انجان ہو کر کندھے اچکاتے دیکھ کر اس سے بولا، پر اس کا ایٹیٹیوڈ ہی اپنا تھا۔ بات ختم کر کے اس کی سنے بغیر موبائل سے الجھتی وہاں سے نکلتی چلی گئی اور پیچھے وہ ارے ارے کہتا ہی رہ گیا۔ آپ جیل والوں سے پوچھ لینا، فیری نے آئیڈیا دیا۔ برہان نے سر ہلاتے موبائل نکالا اور اس کی بات کو سمجھنے کے لیے پولیس اسٹیشن کال کی، اور وہاں اس ڈاکٹر کی لاپرواہی کا سنتے اس کی آنکھیں انگارا جبکہ دانت پر دانت جما دیے۔ یہ تو کل پاکستان میں تھا نا، پھر یہاں اسلام آباد کیسے پہنچ گیا؟ کیا عالم واپس آ گیا ہے؟ وہ حیران پریشان سوچتی موبائل ڈیش بورڈ پر پھینکتے سوچنے لگی۔ پیچھے اس کا آدمی بیٹھا تھا ہتھیار سمیت، جبکہ اس نے گاڑی کا رخ عالم ولا کی طرف کیا۔